नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। 43.5 करोड़ की लागत से बने 3 लेन के समान फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। जूनियर डॉक्टरों के बाद 10 सूत्री मांगों को लेकर नर्सों ने किया 2 घंटे का सांकेतिक धरना। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में स्थापित हुआ पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन। खबरें अब विस्तार से। 43.5 करोड़ की लागत से बने फ्लाईओवर का सीएम ने किया वर्चुअल उद्घाटन। आपको बता दें कि रीवा शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर आज 3 लेन का फ्लाईओवर की सौगात मिली है, जिसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आज वर्चुअल उद्घाटन किया गया। हम आपको बता दें कि नवीन बस स्टैंड पर नवनिर्मित इस फ्लाईओवर की लागत तकरीबन 43.5 करोड़ रुपए है, जिससे अब लोगों को भी जाम से राहत मिलेगी। नागपुर और प्रयागराज को जोड़ने वाली इस सड़क में लोग बिना परेशानी के सफर तय कर सकेंगे। रीवा के सरदार पटेल तिराहे पर तकरीबन 2 साल से बन रहे 1.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत तकरीबन 43.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस फ्लाईओवर के नीचे बनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के कारण फ्लाईओवर का नामकरण भी सरदार पटेल के नाम पर किया गया है। सरदार पटेल तिराहे से नवीन बस स्टैंड तक जुड़े होने के कारण क्षेत्र में हमेशा लंबे समय तक जाम की स्थिति निर्मित रहती थी, जिसके कारण लोगों के द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कराए जाने की मांग की जा रही थी। और आज रीवा वासियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 लेन के फ्लाईओवर की सौगात दे दी गई। नवीन बस स्टैंड से नागपुर तथा प्रयागराज के लिए बसों का संचालन भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्षेत्र में लंबे जाम की स्थिति निर्मित रहती है। ऐसे में फ्लाईओवर की सौगात से जाम में फंसने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। फ्लाईओवर के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नवीन बस स्टैंड परिसर के भीतर किया गया। वहीं भोपाल से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फ्लाईओवर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तथा लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े रहे तथा इस दौरान कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे सहित रीवा संभाग के आयुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी रीवा राकेश सिंह तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी 1 साल नहीं बीता है और रीवा में ये चौथा बहुत महत्वपूर्ण लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। जब चौथी बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने तो 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने गुड़ में सोलर प्लांट का, जो दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था, उसका लोकार्पण कराया था और रीवा का नाम देश और दुनिया में रोशन किया था। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिछले साल अक्टूबर में रीवा के लोगों ने इस बार देखा है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं होता तो कोरोना की महामारी से लड़ने में हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जैसी सौगात उन्होंने दी। से आने वाली गाड़ियां, हालांकि बाईपास और रिंग रोड बनने के बाद काफी राहत हुई है, लेकिन बाणसागर की योजना पूरा करा के मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में ऐसी आर्थिक क्रांति लाई है। किसानों के जेब में पैसा आ गया तो बाजार में पैसा आ रहा है, उससे आर्थिक गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे यहाँ वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 2 लेन में काम चल जाता था, बिना बाईपास के, बिना रिंग रोड के काम चल जाता था, लेकिन ये बाणसागर का कमाल है कि बाईपास बन गया, रिंग रोड बन गया, इस शहर की सड़कें 4 लेन हो गई। उसके बाद भी हमको फ्लाईओवर की आवश्यकता महसूस होने लगी और यदि उसकी आवश्यकता महसूस होने लगी तो हम लोगों ने उस फ्लाईओवर को जनता को समर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण करा रहे हैं। बनाया तो रेताड़ा में फ्लाईओवर बना, फिर सिरमौर चौराहे में फ्लाईओवर बना, आज ये रताड़ा में फ्लाईओवर बनके तैयार हो गया है। और अक्टूबर के महीने में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर के महीने में एक बार फिर से हम आपसे समय लेंगे। कोरोना की महामारी का खतरा नहीं रहेगा तो आपको बुलाएंगे
और रेलवे लाइन जो सीधी से सिंगरौली बन रही है, उसमें हम रेलवे ओवरब्रिज बना रहे हैं, वो भी 50 करोड़ का है। उसका लोकार्पण आपके माध्यम से कराने का काम करेंगे, क्योंकि अच्छी सरकार वो है जो भविष्य की संभावनाओं का अंदाज लगाए, समस्याओं का, और समय रहते उस पर काम करे। विंध्य का ऋणी है आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार। ना तो शिवराज भूल सकता है और ना भारतीय जनता पार्टी भूल सकती है। अगर चौथी बार भी सरकार बनाने की ताकत किसी ने दी तो वो विंध्य की इस पवित्र धरा ने दी, हमारे रीवा ने दी। और इसी विंध्य की धरा के साथ कांग्रेस की सरकारों ने भयंकरतम अपराध, अन्याय की। जिस विकास का रीवा हकदार, जिस विकास पर विंध्य का अधिकार था, उस विकास से सदैव वंचित किया गया। नेतृत्व आता रहा, जाता रहा, लेकिन विंध्य में विकास का उजाला तब आया जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी। जब रीवा की प्रगति, विंध्य की प्रगति देखते हैं तो मन में संतोष का भाव पैदा होता है कि हे परमात्मा, तुमने हमें शक्ति दी, जनता ने अधिकार दिए, और उन अधिकारों का उपयोग करके हमने विंध्य के स्वरूप को बदलने की भरपूर कोशिश की, कोई कमी नहीं रखी। आज आपने देखा कि समान फ्लाईओवर का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, और ये एक ऐसा काम हुआ है जो आने वाली पीढ़ी के लिए राहत प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि रीवा बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, आर्थिक क्रांति हो रही है। तो उस आर्थिक क्रांति में जनसंख्या बढ़ती है, वाहनों की संख्या बढ़ती है, और यदि समय रहते हमने इस प्रकार के अधोसंरचना का निर्माण कर दिया तो लोगों को समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं रीवा की जनता को बधाई देता हूँ। जूनियर डॉक्टरों के बाद नर्सों का सांकेतिक धरना, 10 सूत्री मांगों को लेकर किया गया विरोध। मांगे नहीं मानी तो की जाएगी अनिश्चितकालीन हड़ताल। हम आपको बता दें कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आज कोरोना संक्रमण के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर कार्य कर रही नर्सों के द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध स्वरूप 2 घंटों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें नर्सों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए अपनी मांगों को मानने का अल्टीमेटम देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना के इस संकट काल में योद्धाओं की भूमिका निभाने वाले जूनियर डॉक्टरों के बाद अब प्रदेश सरकार के खिलाफ नर्सों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कोरोना संकट काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाली नर्सों ने आज सरकार को 10 सूत्री मांगों को मानने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे न मानने पर नर्स यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। दरअसल दूसरे राज्यों की भांति सेकेंड ग्रेड दर्जा दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर नर्स यूनियन विगत 15 दिनों से संघर्ष कर रहा है, जिसके लिए बीते दिनों रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में नर्सों यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा था। आज 2 घंटों का सांकेतिक धरना देते हुए नर्स यूनियन के द्वारा प्रदेश सरकार को मांगे मानने की चेतावनी दी गई है। नर्सों का कहना है कि हर बार सरकार के द्वारा उन्हें सुविधाएं दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन बाद में सरकार मुकर जाती है। इस बार फिर से उन्होंने 10 सूत्री मांगों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है तथा मांगे मानने के बाद ही वो दम लेंगी। प्रस्तुत है नर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अंबिका तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मध्य प्रदेश के समस्त नर्सों को अन्य राज्यों के भांति सेकंड ग्रेड का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया बहाल की जाए। तीसरी मांग ये है कि जो आदर्श भर्ती नियम जो 2018 में बनाया गया था वो हमारे नर्सेस भाई बहनों के खिलाफ है, अतः उसमें तत्काल सुधार किया जाए। चौथी मांग है कि जो 2005 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है उसे तत्काल लागू की जाए। जब हमारे कोई नेता मंत्री विधायक बनते हैं, एक दिन के लिए भी बनते हैं, तो उन्हें तमाम जीवन उन्हें पेंशन मिलती है। हम अपने जीवन का पूरा 45 साल लगभग हिस्सा देते हैं, इसके बाद भी हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय, तो ये हमारी समस्त मांगे हैं।
और हमारा अभी विरोध आंदोलन चल रहा था पिछले एक सप्ताह से। हमने स्टेप बाय स्टेप शांति के साथ किया है और शासन को पैगाम दिया है कि हम लोग एकजुट हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 दिन के अंदर हमारी रणनीति तय हो जाएगी अनिश्चितकाल के लिए। फिर वो आपके माध्यम से सरकार को ये भी बता दिया जाएगा कि अब इतने तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे प्रदेश की नर्सें चली जाएंगी। ये हमारा सांकेतिक धरना था 2 घंटे का। हम लोगों ने 11 बजे से 1 बजे के बीच का धरना दिया है और पूरी तरह से हमारी नर्सें हमारे साथ हैं और आज अस्पताल की पूरी तरह से कार्यप्रणाली बंद है। इससे कई कार्य प्रभावित होंगे, जैसे वैक्सीनेशन भी है और अस्पताल में कोविड का भी है। इमरजेंसी सेवा ये बिल्कुल बंद है, लेकिन सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं सुन रही है? इस मांगों को पिछले मैं 10 वर्ष से आपके माध्यम से उन तक पहुंचा रही हूं। तो जब बच्चा नहीं रोता तो माँ भी नहीं समझ पाती कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग तो किसी न किसी स्टेप में तो जाएंगे और यही तरीका है हमारा। और ये पूरे संवर्ग, पूरे कर्मचारी हर तरह से अपनी मांग को जब रखते हैं और सरकार नहीं सुनती है तो आखिरी तरीका यही रह जाता है कि हम हड़ताल करें और काम बंद करें। आपका कोई डेलीगेशन, कोई मिनिस्टर्स वगैरह से मिला? अभी तक कोई नहीं मिला है क्योंकि सरकार ने अभी हम लोगों को मौका नहीं दिया है बात करने के लिए। अगर आगे मांगे नहीं पूर्ण होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अवश्य जाएंगे। कब से? इसके लिए परसों हमारी जबलपुर में मीटिंग है प्रदेश स्तर की और वो डिसाइड होगा और जैसे ही डिसाइड होगा तो आपको बताया जाएगा। नाम आपका? अंबिका तिवारी, प्रेसिडेंट नर्सिंग एसोसिएशन। रीवा के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित हुआ पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन। इसमें गर्मी, सर्दी और बरसात की जानकारी का पता पहले ही चल जाएगा। ये केंद्र सोलर पैनल के द्वारा चलेगा, जिससे इसमें बिजली की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। हम आपको बता दें कि रीवा जिले में पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन स्थापित हो गया है। इसकी स्थापना कृषि महाविद्यालय के समीप स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में हुई है। इस ऑटोमेटिक स्टेशन की स्थापना से किसानों को मौसम के बारे में सटीक जानकारी मिल सकेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से जिले में कभी चक्रवात तो कभी ओलावृष्टि और सूखा या बाढ़ की स्थिति निर्मित होती रहती है। गर्म मौसम की वजह से जहां लू की स्थिति बनती है तो वहीं ठंड के मौसम में पाला और शीतलहर की वजह से भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। अभी तक इनकी किसानों को समय से सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, जिसकी वजह से फसलों का नुकसान होता था। लेकिन अब इस ऑटोमेटिक स्टेशन की स्थापना के बाद किसानों को मौसम के संबंध में सटीक जानकारी मिल जाएगी और किसान मौसम के अनुरूप खेती भी कर सकेंगे। इस स्टेशन में सेंसर के माध्यम से गर्मी, सर्दी और बरसात की जानकारी पहले ही पता चल जाएगी। इसकी स्थापना भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास से हुआ है। ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन से अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अलावा वायुमंडलीय दबाव की जानकारी भी मिल सकेगी। सोलर ऊष्मा, मिट्टी में नमी और वाष्पोत्सर्जन के साथ हवा की गति एवं दिशा के साथ बारिश की जानकारी भी मिल सकेगी। इस ऑटोमेटिक स्टेशन से लिए गए आंकड़ों के जरिए फसल का प्रबंधन मौसम के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया जा सकेगा। स्टेशन के जरिए मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर किसानों को सलाह जारी की जाएगी, जिसके अनुरूप खेती व फसल का प्रबंधन कर किसान नुकसान से बच सकेंगे। ये संयंत्र सोलर पैनल पर आधारित होगा और ये सोलर ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करेगा, जिससे इसे बिजली की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्टेशन मौसम के सभी पैरामीटर का डाटा रिकॉर्ड करता रहेगा। आइए सुनते हैं संदीप कुमार शर्मा, मौसम वैज्ञानिक से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कार्य करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS यानी कि स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना हो चुकी है। इससे न केवल किसानों को अभी तक जैसे चक्रवात, लू, पाला, बाढ़, सूखा जैसी आज समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इससे कि किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे किसान भाइयों को जुताई से लेके और कटाई मड़ाई तक की सारी कृषि क्रियाओं की जानकारी समय के रहते हुए उनको मिलेगी, जिससे जैसे कि जुताई, बुवाई, खाद डालना, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, पेस्टिसाइड का स्प्रे करना, बीडीसाइड का स्प्रे करना और तथा कब उसकी मड़ाई करनी है, इन सभी कृषि क्रियाओं की जानकारी मिलेगी। यह AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के परिसर में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल कीमत 6 लाख है।
कैसे ये बताएगा जैसे कि बारिश होनी है या हाँ, ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पूर्णतः स्वचालित सोलर पैनल द्वारा स्वचालित यंत्र है, जो कि सोलर पैनल के द्वारा ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करके यह काम 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए किसी प्रकार की लाइट या विद्युत की आवश्यकता नहीं होगी, तथा यह इसके माध्यम से यह बुलेटिन तथा अनुसंधान के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। अनुसंधान का मतलब रिसर्च पर्पस है, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए आंकड़े इकट्ठा करना हो तो इस के माध्यम से हम एग्रीकल्चर का रेनफॉल और अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान तथा आर्द्रता की ये ले सकते हैं। जैसा और मौसम बुलेटिन बनाने में, जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग मौसम वैज्ञानिक के तौर पे मंगलवार और शुक्रवार को एडवाइजरी बनाते हैं, उससे कि ये आंकड़े देगा तथा ये आंकड़े बनाने के साथ साथ यह बुलेटिन बनाने में भी काफ़ी वो होगा। तथा इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से दिन का अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, सुबह की आर्द्रता तथा शाम की आर्द्रता और मृदा में नमी की मात्रा तथा हवा की दिशा, हवा की गति और वर्षा की मात्रा इत्यादि तथा वाष्पोत्सर्जन की दर आदि इत्यादि पैरामीटर AWS के माध्यम से मिलेंगे। रताहरा टोल प्लाजा में ट्रक चालक के साथ लूट, पैसों के साथ दाल की बोरी लेकर चले गए लुटेरे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रताहरा टोल प्लाजा में एक ट्रक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। हम आपको बता दें कि घटना सुबह 5 बजे के करीब की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक उत्तर प्रदेश से ट्रक क्रमांक UP 70 ST 1555 के द्वारा तुअर की दाल लोड करके जा रहा था। रताहरा टोल प्लाजा के समीप कार सवार 4 की संख्या में आए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया है। लूट के शिकार हुए ट्रक चालक के द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाने पहुंचे कमलेश नामक ट्रक चालक ने बताया कि वह अंकित पांडे का ट्रक चालक है। उसने बताया कि 4 की संख्या में आरोपियों ने चाकू लगाकर पैसे की मांग करने लगे। पैसा न देने पर 2500 रुपये नगद तथा तुअर की दाल 5 बोरी अपने कार में लाद कर फरार हो गए। ट्रक चालक का आरोप है कि यह पूरी घटना टोल प्लाजा के पास ही हुई, लेकिन टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया। घटना में पीड़ित ट्रक चालक के द्वारा सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रस्तुत है पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना हुई है आपके पास? हमारे पास घटना हुई, हम लोग ट्रक लेके आ रहे थे, उसमें तुअर का दाल लोड था। उसमें हम लोगों को मारे पीटे, चाकू दिखाए, इसके बाद में पैसा भी छीन लिए, मोबाइल भी ले गए। पैसा कितना छीने? 2500 रुपये छीने थे और एक बड़ा मोबाइल छीने थे और मारे भी, मार पीट के तुअर का दाल भी 5 गोनी लेके चले गए कार में भर के। और जब बोले तो टोल वाले भी कुछ नहीं बोले। बोला था टोल वाले को 500 रुपये दो, 500 रुपये दो, टोल वाले को नहीं दिए। फिर कार में अपना रहर भरे, इसके बाद निकल गए। 5 बोरी? हाँ। क्या घटना कहाँ की है? रताहरा की है? रताहरा टोल के पास। कितने लोग थे इनमें? उसमें 4 लोग थे। 4 लोग? हाँ। 5 क्विंटल तुअर की दाल ले गए? हाँ। गाड़ी का नंबर क्या है आपका? UP 70 ST 1555। गाड़ी किसके नाम है? मालिक? अंकित पांडे। रीवा के हैं? नहीं, इलाहाबाद की। कितने टाइम की घटना हुई? ये सुबह 5 बजे की। आज? हाँ, आज सुबह। आप रहने वाले कहाँ थे? हम लोग UP के हैं। यूपी कहाँ थे? UP मिर्जापुर। 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में देश के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें से एक सैनिक रीवा के सपूत दीपक सिंह भी थे। वैसे तो इस घटना को आज 1 वर्ष हो गए हैं, लेकिन दीपक सिंह का परिवार और उनके चाहने वाले लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। हम आपको बता दें कि रीवा के फरेदा गांव के रहने वाले दीपक सिंह के बड़े भाई श्री प्रकाश सिंह सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उन्हीं को देखकर दीपक सिंह भी सेना में जाकर देश की सेवा करने का फैसला किया। 2012 में बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए और मेडिकल कोर में तैनात हुए और देश की सेवा में लग गए। 15-16 मई की दरमियानी रात को गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच हुए संघर्ष में जवान दीपक सिंह भी शहीद हुए थे। हम आपको बता दें कि संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। शहीद दीपक सिंह 2 भाई हैं। बड़े भैया प्रकाश सिंह भी सेना में हैं।
माताजी का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। पिता गजराज सिंह किसान हैं जो घर पर ही रहते हैं। दीपक सिंह की शादी रेखा सिंह से हुई थी और शादी के करीब 6 माह बाद ही दीपक शहीद हो गए। दीपक सिंह के बड़े भाई ने बताया कि सरकार द्वारा की गई सभी घोषणाएं पूरी हो गई हैं। दीपक सिंह की यादें आज भी परिवार वालों के दिल में है। आज भी उन्हें दीपक के होने का एहसास होता है। भौतिक शरीर से बेशक दीपक साथ नहीं है, पर उनकी तस्वीर, वर्दी और उनकी स्मृति को संजोकर हमने रखा है, जिससे उनके न होने का एहसास नहीं होता है। आइए सुनते हैं अमर शहीद दीपक सिंह के बड़े भाई प्रकाश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। जैसे पिछले साल अपना 14 जून से चीन के साथ वार्तालाप चल रही थी, वहीं पे अपना गलवान घाटी में जो पोस्टें थी, तो उसी दौरान अभी वहाँ क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई और चीन का क्या मकसद था, तो इसी दौरान वहाँ कर्नल संतोष बाबू साहब जो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे, तो उन्होंने वो वार्तालाप करने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ चीनी सैनिकों द्वारा बातचीत के दौरान ही झड़प हो गई और उसी दौरान बातचीत करते करते झड़प खूनी झड़प के तौर पे वहाँ हो गई। और चीन का तो शायद पहले से प्लान बना के आए थे, इतने सारे सैनिक वहाँ जुटे हुए थे। अपने तो सिर्फ अपने जो सैनिक थे 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर के साथ वहाँ पे गए थे सिर्फ उनको समझाइश देने के लिए, लेकिन संघर्ष इतना बड़ा हो गया कि अपने पहले तो कर्नल संतोष बाबू, उनके साथ 2 हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए, फिर बाकी लोग जो पीछे से भी आए उनकी सपोर्ट के लिए। और रात का समय था, वहाँ पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। फिर दिन के उजाले में पता चला कि कुछ लोग गिर के घायल हो गए, कुछ लोग ख़त्म हो गए। तो उसमें मेरे छोटे भाई दीपक सिंह भी थे। ये रात की 15-16 जून की रात की घटना। किस तरह जानकारी मिली आप लोग को, कैसे क्या किया? वहाँ जब ये 16 जून को घटना हुई तो उसके बाद जैसे दिन निकला, फिर धीरे धीरे सबको देखने लगे कि कोई गुम तो नहीं हुआ, किसको क्या हुआ। फिर धीरे धीरे जो आइडेंटिफाइड किया गया उनको, और वहीं पे नज़दीकी एमएस था तो वहाँ पे मेरे भाई को भी डेड घोषित कर दिया गया 16 तारीख को 1:30 बजे करीब। फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंटेशन में देखा गया और घर का नंबर लिया गया, तो पिताजी का नंबर था। तो पिताजी से बात हुई और मेरे चाचा के लड़के थे, उनसे बात हुई। तो ये लोग तो विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं भी जिस जगह पे था वहाँ नेटवर्क सुविधा नहीं थी, तो मेरे से बात हो नहीं पाई थी। और जो चाचा का लड़का था उनसे बात हुई तो उन्होंने घर में किसी से नहीं बताया। फिर 1-2 बार और कंफर्म करने के लिए जब वहाँ फ़ोन किया तब उनको तसल्ली हुई। फिर धीरे धीरे किसी न किसी का फ़ोन आना शुरू हुआ। वहाँ से फ़ोन आर्मी हेडक्वार्टर के थ्रू अपना जो अपना प्रशासनिक अमला है, थाना है, वहाँ के माध्यम से घर में जानकारी हुई और मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा जानकारी दी गई वहाँ यूनिट में जो आर्मी एक्सचेंज के थ्रू, तब मुझे पता चला। 1 साल हो गए आज भी कैसे कमी नहीं। अभी 1 साल हो गए तो उनकी कमी तो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। भाई तो अपना सहारा होता है, अगर भाई नहीं है तो आदमी हर तरह से कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन एक सैनिक भी हूँ, सैनिक होने के नाते जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है तो उसके लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। और जहाँ भी मैं जाता हूँ तो अगर कोई बोलता है देखो दीपक के बड़े भाई जा रहे हैं, तो मेरा सीना और गर्व से चौड़ा होता है। उनकी कमी तो हमेशा बनी रहेगी, भौतिक रूप से हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेगी। जब तक जीवन है तब तक साथ ही रहेगी। गाँव का क्या माहौल है उनको लेकर? शहादत के बाद के बच्चे फौज में जाना चाहते हैं या क्या, किस तरह का? मेरा भाई जो था तो मेडिकल कोर में था और गांव वाले लोगों का सबका चहेता था। जो नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट होता था वो सबका करता रहता था और उससे बहुत सारे लोग जुड़े भी रहते थे लड़के। अभी उनके जाने के बाद उनकी याद में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जो उनकी शहादत के समय जो लोगों का हुजूम था, जो लोगों को देखने का जज्बा था, तो उससे और लोग उत्साहित हुए और उनकी शहादत से एक उनको प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ करना चाहते हैं। यानी बहुत सारे लड़के आसपास के क्षेत्र के भी यहीं नज़दीक में मैदान है वहाँ पे आते हैं, भर्ती करते रहते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि मैं भी सेना में जाऊँ। सरकार द्वारा क्या क्या बातें की गई?
को कितनी की गई? सरकार द्वारा दीपक के अंतिम संस्कार में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, तो उन्होंने 1 करोड़ की सांत्वना राशि और एक पक्का मकान और सरकारी नौकरी देने का जो घोषणा की थी, तो जनवरी माह में पूरी हो गई। रीवा में पक्का मकान मिल गया है और उनकी पत्नी वीरांगना रेखा सिंह को नौकरी भी मिल गई है। 1 करोड़ की सांत्वना राशि भी मिल गई है और जो उनका स्मारक बनना है, तो स्मारक का भी काम चालू, थोड़ा कोरोना के कारण वो काम रुका हुआ था, लेकिन वो जल्द ही बन जाएगा। और उसके अलावा जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं, तो जो हमारे लोकल विधायक हैं उन्होंने बोला है कि जो भी काम होगा हम पूरा करेंगे मिलकर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।